दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत, लेकिन ज्यादातर रुझान हल्की तेजी की तरफ। तो बड़ा सवाल है कि कल नया रिकॉर्ड बनाने के बाद भारतीय बाजार क्या आज फिर से कोशिश करेंगे नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की, या फिर सुस्त रहेगा कारोबार? लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। ये 11,427,900 का खेल क्या है? इस खेल के ऊपर होंगे या फिर नीचे, ये आज समझना होगा और इसी पे पूरा कार्यक्रम भी फोकस्ड होगा। थोड़ी देर में आपके सामने रणनीति, लेकिन ठीक उससे पहले जरा ट्रिगर देखते हैं। ट्रिगर्स मार्केट के आज के तेजी के, मार्केट के आज के रिदम के हैं। उसमें ग्लोबल मार्केट्स कुल मिला के ठीक है, कुल मिला के, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में हल्की ही बढ़त है और डॉ फ्यूचर्स भी हल्की ही बढ़त के साथ ट्रेड करें। हालांकि यूएस ठीक ठाक बंद हुआ है। अदानी पोर्ट यानी कि अदानी ग्रुप की दोनों कंपनियां, पोर्ट और पावर, दोनों के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं, मार्केट की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। क्या इनमें आज दबाव होगा, ये देखना होगा। साथ ही ड्रेजिंग कॉर्प की विस्तार योजनाएं हैं और ये 3 नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ये खबर भी आ रही है। एसएम की लिस्ट आज बड़ी होने वाली है क्योंकि 4 शेयरों पर निगरानी और बढ़ने वाली है और कुल मिला के 127 शेयरों की सूची अभी भी एसएम पे है। इसके अलावा कुछ नंबर्स के ट्रिगर भी हैं, एमएनएम के नंबर्स आएंगे, आज इस पे भी ध्यान रखना होगा। साथ ही पीएनबी की प्रोविजनिंग कैसे रह सकती है, इस पे भी, और मदरसा सुमी, टीवीएस मोटर जैसे नंबर्स भी आज ही मार्केट के सामने होंगे। और एसआरएफ भी अपने दमदार नतीजे आज उतार सकता है। उससे पहले तेजी बनी है। आज की रणनीति इसी कार्यक्रम में आपको मिलने वाली है। तो ये आज के कुछ एक अहम ट्रिगर है जिस पे आपको जरूर ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो ये हैं वो ट्रिगर्स जिन पर आज आप करिए फोकस और शुरुआत करें और बता दें आपको कि क्या कुछ एक्शन आज के सेशन में हो सकता है। पहले ट्रिगर्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अमेरिका हल्की मजबूती के साथ ही बंद हुआ है। एशिया बाजारों में भी शुरुआत बहुत जोश से नहीं हुई है, लेकिन है हरे निशान में। खासतौर से हांगकांग के बाजार आप देखिए तो अब धीमे धीमे बढ़त बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले 50-60 पॉइंट ही ऊपर खुले थे, अब थोड़ी सी रफ्तार बढ़ रही। तो अच्छे संकेत है, ये कहना चाहिए। ग्लोबल मार्केट से संकेत बुरे हैं नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, कच्चा तेल भी $73-74 के आसपास है। हाँ, रुपया जरूर कल थोड़ा कमजोर हुआ था, लेकिन देखते हैं आज क्या कुछ वापस करेंसी मार्केट में रिकवरी आती है। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत मिले जुले, ग्लोबल मार्केट के संकेत थोड़े पॉजिटिव साइड और थोड़े पॉजिटिव भी है। हांगकांग का बाजार अभी आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहा था और वहां पर भी आपने देखा अभी बढ़त ही बनी हुई है, जिसके साथ हम सीधा सीधा क्लब करते हैं। लेकिन अब बात एसजीएक्स निफ्टी और हांगकांग के साथ निकल के अपने इंडेक्स की, यानी कि रणनीति बनाने की। तो मार्केट में आज की स्ट्रेटजी क्या है, एक बार ही पहले समझ लेते हैं। ग्लोबल संकेत हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं और बाकी संकेत बता दें। एफआईएस का संकेत न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर है और घरेलू जो इन्वेस्टर हैं उनके संकेत न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर, लेकिन मैंने न्यूट्रल ही लिखा है सेफ साइड के लिहाज से। ठीक है, अब वायदा कारोबार के संकेत अभी भी न्यूट्रल है और सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है ही। 2 दिनों से आप रिकॉर्ड बना रहे हैं तो सेंटिमेंट खराब कैसे हो सकता है। और ट्रेंड सुपर स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आज के आपके लिए संकेत हो गए सारे, ग्लोबल को छोड़कर। अब आइए आज के लेवल्स बता दें। निफ्टी 11,400 आज निर्णायक लेवल है। 11,400 के ऊपर ट्रेड करें तो मजबूत हैं, अच्छे हैं और भी अच्छे होंगे। और 27,900 जहां पर बैंक निफ्टी कल बंद हुआ है, ये बैंक निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल है। निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल थोड़ा सा ऊपर का आ रहा है। यहां कल क्लोजिंग हुई है, वहां से 10-12 पॉइंट ऊपर। कल हम बता ही रहे थे कि 11,390 11,400 के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए, कमोबेश वहीं पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। छोटी ट्रेडिंग रेंज निफ्टी की नोट कर लीजिए, ये होगी 11,350 से 11,425। ठीक है, ये 75 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज का छोटा दायरा है। थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो 50-50 पॉइंट आपको दोनों तरफ और जोड़ लेने होंगे। 11,300 नीचे की तरफ और 11,475 ऊपर की तरफ। ये रेंज है निफ्टी की बड़ी वाली, जिसके बीच में ट्रेड करता नजर आया। यानी कि 11,350 के नीचे तो 11,300 तक नीचे का दायरा बन सकता है और 11,425 के पार निकले तो 11,475 तक का दायरा बन सकता है। अब आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए छोटी ट्रेडिंग रेंज है 27,700 और 28,000। अब 27,700 28,000, कल 27,900 पर बंद हुए, 200 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट ऊपर की ये छोटी ट्रेडिंग रेंज है। बड़ी ट्रेडिंग रेंज आपको देखनी है तो 27,600 से लेके 28,150, ये बड़ी रेंज बन रही है मेरे लिए बैंक निफ्टी की। अहम सपोर्ट जोन बता दूं निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, जिस पर आपको ध्यान में रखना है, वो है 11,300 से 11,325। ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा और बैंक निफ्टी पर
27,600 से 27,700 वो रेंज है जो बहुत अहम सपोर्ट है, जिसे हम आसानी से डिम्पी तोड़ेंगे नहीं। अब आइए, क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस देना जरूरी है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि मुझे अपना स्टॉप लॉस कहां रखना है। क्योंकि देखिए, तेजी का बाजार है, सब कुछ ठीक है, कभी भी ग्लोबल मार्केट्स कुछ ऊपर नीचे हो जाए, किसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो आपको अपने स्टॉप लॉस पता होने चाहिए, ठीक है ना। 11,350 बेहद छोटा है, कल की क्लोजिंग से 35-40 पॉइंट नीचे। 11,350 के नीचे बंद हो तो आज जो आप फ्रेश तेजी की पोजीशन बना रहे हैं वो कम करें। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप बहुत रिस्क खुल जाएगी, लेकिन फ्रेश तेजी की पोजीशन फिर कम कर लेनी है। ठीक है, ठीक है। और बैंक निफ्टी पर 27,600, अब थोड़ा दूर है 300 पॉइंट, लेकिन यही आ रहा है, मैं क्या करूं। तो 27,600 के नीचे बंद होंगे तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है। खत्म कब करनी, वो लेवल भी है। 11,250 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो तेजी की पोजीशन खत्म कर लीजिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और 27,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो तेजी की पोजीशन खत्म कर लेनी। हालांकि संभावना कम है, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड पे लेवल दे देने में ठीक रहता है। ना हो तो दिक्कत है, फिर कब बताने जाएंगे अगर बीच में कभी कुछ हो गया तो। ओके, पुट कॉल रेशियो 1.7 पर आया है, थोड़ा हल्का हुआ है, ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का रहना है। कल भी हम यही बात कर रहे थे, और आप देखिए कल ऊपरी स्तरों से 50-75 पॉइंट का करेक्शन तो दिया है निफ्टी ने। तो ऐसा इंट्राडे में 50-75 पॉइंट का करेक्शन मिलेगा आपको, तब आपको फ्रेश खरीदारी कर लेनी है। अब आज के ट्रेडिंग लेवल बता दूं, डिम्पी आज एक इंटरेस्टिंग बात दिख रही है, और आपको ध्यान होगा कि हम लगातार पिछली सीरीज के अंत में और इस सीरीज की शुरुआत में ये बात कर रहे थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में बाजार एक बार 11,400 11,500 तक जाने की कोशिश करेगा, और वहां से हम देखेंगे कि और बढ़त बन पाती है या प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो हम उस लेवल पर आ चुके हैं और टारगेट ऑलमोस्ट हमारे हासिल हो चुके हैं। अब मेरा ये मानना है कि बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी, थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड मिलेगा, दोनों तरफ मौके मिल सकते हैं आपको ट्रेडिंग करने के, ये बाजार बताने को तैयार है। इसलिए आज जो मैंने ट्रेडिंग की रणनीति बनाई है वो उसी लिहाज से बनाई है, स्पेशल लेवल देकर बनाई है। वहां मौका मिले तो ट्रेड करिए, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि आपको ट्रेड करना ही है, और फिर भी करना है तो हम 9:08 पर बताएंगे जहां खुल रहे हैं वहां पर क्या करना चाहिए। अब आज की ट्रेडिंग रेंज क्या है, देखिए 11,325 11,350 ये मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, ये बेस्ट रेंज है खरीदारी करने की। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मिले तो कर ही लेना चाहिए। 11,300 स्टॉप लॉस होगा, 11,400 और 11,425 ऊपर के आपके टारगेट। अच्छा, एक और चीज बता दूं, बाजार में कमजोरी का पहला संकेत कब आएगा, जब आप कल का लो तोड़कर ट्रेड करना शुरू करें, जो कि 11,370 है। 11,370 यानी कि कल की क्लोजिंग से 17 पॉइंट नीचे। पहला कमजोरी का संकेत आपको तभी मिलेगा जब आप 11,370 को तोड़ेंगे। जब तक वो नहीं तोड़ेंगे तब तक आप कमजोर हैं ही नहीं, भूल जाइए, पॉइंट नंबर 1। अब आइए, शॉर्ट कहां करना है बैंक निफ्टी, शॉर्ट करना है। अच्छा, निफ्टी हाँ शॉर्ट करना है, ऊपर में करना है। 11,425 11,450 की रेंज में मौका बनता है शॉर्ट करने का, और 11,500 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 11,475 मिल जाए तो और भी क्या कहने, लेकिन मुश्किल लगता है, मिल जाए तो मिल भी जाए तो 11,425 से 11,475 50 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट करिए। ऊपर की तरफ 11,500 स्टॉप लॉस है, 11,400 और 11,375 आपके नीचे का लक्ष्य बनेंगे। ये तो बात होगी निफ्टी की। ठीक है, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मौका मिले 27,700 27,750 के आसपास तो खरीदारी करनी चाहिए, तब आपका 27,600 स्टॉप लॉस होगा। 27,900 27,950 के टारगेट के लिए ये बैंक निफ्टी का आपका ट्रेड है। तो खरीदने का बेस्ट रेंज जो है इंट्राडे के लिए 27,700 27,750 है। बेचने का बेस्ट रेंज क्या है, 28,000 के आसपास। अब 28,000 देखिए बड़ा लेवल है, पार हुआ तो मजे भी आएंगे, लेकिन अभी जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद 28,000 को पार करने की हम जल्दबाजी में नहीं। आज पीएनबी का रिजल्ट है, शुक्रवार को एसबीआई है, तो दो बड़े दिग्गज हैं बैंक निफ्टी के, जो थोड़ा अभी जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक थोड़ा आप तो सावधान रहेंगे ना। बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी 28,000 के आसपास एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो शॉर्ट करने का मौका देख सकते हैं। 28,150 थोड़ा स्टॉप लॉस दूर आता है, और आपको रिस्क कम रखनी है तो फिर 28,050 का 50 पॉइंट की रिस्क लेके एक चांस लेने वाली बात हो जाती है। वो हो गया 27,900 और 27,800 नीचे के टारगेट, ये आपके लिए। और पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा घट कर आया है 1.7 के आसपास। सेक्टर्स आज मैंने दिए ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सेक्टर्स आज है ही नहीं ना, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा है, सेक्टर्स में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। तो वही घिसे पिटे हैं, फार्मा एफएमसीजी जो चल रहे हैं तो वो तो यही है, बट अदरवाइज ऐसा कोई एकदम भाग जाए
थोड़ा टेक्सटाइल स्टॉक से एक्शन में रह सकते हैं सुर्खियों की वजह से। कल भी था, लेकिन अरविंद में हम लगातार कह रहे थे कि देखिए नतीजों के पहले खरीदिए, और कल हम कह भी रहे थे कि नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और आप देखिए अरविंद खुलकर नीचे भी आ गया, जबकि कल सारी जगह खबरें चल रही थी कि टेक्सटाइल का पैकेज है वो। तो थोड़ा ठीक है, अभी सेक्टर्स पे नहीं जाएंगे, इन लेवल्स पे ना स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, आपने रेंज तो बताई है, लेकिन मेरा एक सवाल है जो कि एक आम निवेशकों का भी सवाल हो सकता है कि मैं प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक चीज चुनना चाहता हूँ। मैं ऊपर जाके सौदे को शॉर्ट करूं या नीचे जाके सौदे को प्लस करूं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो मेरे को करना क्या है? मेरे को 375 के आसपास आके निफ्टी को प्लस करना है, या जैसे हम 425 के आसपास आ जाए वहां से एक बार शॉर्ट कर दूं? मैं देखिए एक ही काम कर सकता हूँ। एक चीज तो ये कि पहले आप कहां पहुंचते हैं। अच्छा, जहां पहले पहुंचे उसका काउंटर कॉल ले लीजिए। ओके, अगर पहले आप ऊपर जा रहे हैं तो शॉर्ट करिए फिर, ताकि दिन के दिन फिर भाई आपके लिए 9:15 से 3:30 है ना टाइम, तो आप कहां पहले पहुंचे। देखिए ये निफ्टी में ट्रेड करने के लिए काउंटर कॉल लेना पड़ेगा डिम्पी। ओके, वो जरूरी है, और फिर भी शॉर्ट करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसे में बाय ऑन डिप्स का रखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए सिंपल चीज है, ये मार्केट ऐसा हो गया जहां पे आपको छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना है निफ्टी में, कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉस लगा कर करना है। ये तीन चीजें गांठ बांध लीजिए, कॉन्ट्रा, स्टॉप लॉस लगा के छोटे मुनाफे के लिए। ये करेंगे तो आपको निफ्टी, अब आप सोचेंगे निफ्टी में मुझे 75-100 पॉइंट मिले, नहीं मिलेंगे। 25-50 पॉइंट के लिए मैं कर लूं, कर लीजिए, सिंपल है। ठीक है, एक और सवाल है, जिनके पास भी निफ्टी या बैंक निफ्टी लॉन्ग पड़ी है, वो किसी भी नीचे आने पर एवरेज करें या फिर अभी रुक जाएं? ना, एवरेज करें या रुक जाएं? ट्रेडर को कभी एवरेज नहीं करना चाहिए। अभी एवरेज नहीं, ट्रेडर को कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडर के लिए एवरेज नहीं करना, एवरेज तो इन्वेस्टर के लिए है। ट्रेडर को तो अपना सौदा फेवर में हो तो बढ़ाना चाहिए, फेवर में ना हो तो घटाना चाहिए, तो उनको नीचे में एवरेज नहीं करनी ना। ठीक है, अब आते हैं कुछ एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर। वो आंकड़े क्या कह रहे हैं इस समय? देखिए आंकड़े ठीक है, बुरे नहीं है। मैं एफआईएस के आंकड़ों को पॉजिटिव भी लिख सकता, लेकिन मैंने खुद ही सेफ रहने के लिए न्यूट्रल लिखा है, क्योंकि देखिए 250 करोड़ के उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी की है, अच्छा है। 350 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर खरीदे, ये भी अच्छा है, तो दोनों मिला के 600 करोड़ की खरीदारी हो गई, और सिर्फ 150 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं। तो आंकड़े तो खराब है नहीं, इंडेक्स और स्टॉक बढ़िया बोलेंगे हम। 1950 करोड़ के ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा बड़ा दिखा, लेकिन ऑप्शन की बिकवाली में क्या फर्क पड़ता है? कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इंडेक्स और स्टॉक्स के आंकड़े देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उस लिहाज से ये आंकड़े तो मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। घरेलू फंड के आंकड़े में पॉजिटिव भी लिख सकता था, लेकिन घरेलू फंड से 219 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा मुझे छोटा दिखता है, मुझे बड़ा चाहिए, इसलिए मैंने न्यूट्रल कर दिया। तो आंकड़े खराब तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है, और इन लेवल के आसपास भी सेलेक्टिवली खरीदारी हो रही है, चिंता की बात है नहीं। ठीक है, तो ये एफ&ओ का डाटा क्या कहता है, उसमें क्या समझे हम? ये 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं निफ्टी डेटा में। एक तो ये कि विक्स बढ़कर आया है 4% कल, तो 12 के आसपास आते ही विक्स थोड़ा बढ़ जाता है, और कल आपने देखा हल्की वॉलेटिलिटी दिन के दौरान मिली भी आपको, बिल्कुल है ना, नहीं तो हर रोज कैसे वन साइड मार्केट ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा फर्क आया है, पॉइंट नंबर 1। अब निफ्टी की बात करें, ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं, मुश्किल से 2 लाख शेयर जुड़े हैं, प्रीमियम घटकर 35 से 27 पॉइंट आई है, पुट कॉल रेशियो थोड़ा घटा है 3 बेसिस पॉइंट 1.7 पर है, बहुत एग्रेसिव घटा हो वैसा भी नहीं है, और बहुत ज्यादा हो गया वैसा भी नहीं। तो इसलिए हम कह रहे थे कि दिन के दौरान जब आप 11,400 के पार निकलेंगे, पुट कॉल रेशियो 1.75 से 1.8 की रेंज में आएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो कल आ गई, वो आना लाजमी था, दिख ही रहा था डेटा में। जहां तक आज का सवाल है, 11,400 आपके लिए इसलिए निर्णायक लेवल है क्योंकि 11,400 के पुट में 13 लाख शेयर है, तो कॉल्स में 26 लाख शेयर। कॉल्स में दुगुना ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन पुट में कल 5 लाख शेयर जो जुड़े हैं, ये थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं अगर आप 11,400 के नीचे बने रहते हैं तो, लेकिन 11,400 को पार करके टिक नहीं सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन टिके तो 11,400 के लेवल की जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो 25 से 50 पॉइंट निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है, इसलिए 11,400 निर्णायक लेवल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 11,500 पर है, इसलिए मैं फिलहाल नहीं देख रहा कि 11,500 को बाजार पार करेगा। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी में, 20 पॉइंट से प्रीमियम घटी 81 से 61 पॉइंट पर आई है। बैंक निफ्टी में देखिए 27,900 ये निर्णायक लेवल क्यों है? डिप्टी 5-5 लाख शेयर दोनों में खड़े हैं, पुट और कॉल में, और मजे की बात है कि पुट में 5 के 5 ही लाख शेयर कल ही बने, तो इसका मतलब है कि ये कमजोर लोग हैं जिन्होंने पुट बेचे, सही बात है, इसलिए 27,900 के ऊपर टिका रहना बहुत जरूरी है। अब
देखो बैंक निफ्टी के लिए रुकावट वाला लेवल परफेक्ट दिख रहा है, 27,900 से 28,000 के कॉल्स में 7 लाख शेयर है, तो दोनों मिला के 100 पॉइंट के रेंज में 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो रुकना है तो यहीं रुकना है, और यहां रुकेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब अच्छा, राउंड फिगर हमेशा बड़ा ही दिखता है, बिल्कुल 28,000 है भाई, है ना, तो लेकिन एक चीज जो खास बात है बैंक निफ्टी के लिए, वो सबको समझनी चाहिए, और वो ये कि किसी भी राउंड फिगर को जब बैंक निफ्टी पार करके टिकता है ना, तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग आती है तगड़ी वाली, वो 200-300 पॉइंट से पहले रुकती नहीं है। तो 28,000 किसी भी वजह से पार करके टिक गए, सपोज पीएनबी एसबीआई दोनों खुश कर दे, तो फिर 200-300 पॉइंट तो आपको आराम से मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए 28,000 बहुत अहम लेवल है। नीचे 27,700 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाला नहीं है। 27,700, 27,800 ये आपके लिए बैंक निफ्टी के डेटा है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि अगर 28,000 टूट जाएगा राउंड फिगर की बात होती है, और उसके बाद अच्छी तेजी मिलती है। रही बात आज की निफ्टी की रेंज की, एफआईएस डाटा की, एफ&ओ के डाटा की, वो सारे के सारे हमने आपके सामने एनालिसिस करके ये सब चीजें रखे हैं। अब आते हैं कुछ एक नंबर्स पे। तो कल जो नतीजा है उसमें अदानी पोर्ट्स के नंबर ने थोड़ा निराश भी किया है, तो एक बार पहले जरा उस पर बात कर लें। अदानी पोर्ट्स के नंबर्स में निराशा मिली है। हाँ, देखो प्रॉफिट कम आया, हालांकि वो प्रॉफिट में कमाने के पीछे फॉरेक्स लॉसेज हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक बढ़ चुका है, 30-40 रुपए बढ़ा हुआ स्टॉक है। तो बड़े हुए स्टॉक से आप ऐसे नंबर्स की उम्मीद नहीं करते। तो अदानी पोर्ट थोड़ा मिस है, और मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए इसमें। अच्छा, ये प्रॉफिट बुकिंग कहां तक और कितनी? अगर ऊपर खुल जाए, हरे निशान में आए, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से 2-3% तो कम से कम नीचे आ सकता है, तो अगर हरे निशान में मिले, ऊपर आए, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए एक बार। ठीक है, अदानी पोर्ट्स में एक बार प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है अगर हरे निशान में मिलता है। 3% तक की गिरावट एक्सपेक्टेड है। अब आते हैं उज्जीवन पे। बताए जा रहे हैं उज्जीवन के नंबर थोड़े मिक्स्ड हैं, तो इसमें क्या चीज देखनी चाहिए और क्या चीज छोड़नी चाहिए, किस चीज पे हमको फोकस करना चाहिए? कल तो डी हाई पे बंद हुआ है। हाँ, डीपी देखिए, उज्जीवन पिछले 4 दिनों से बढ़ रहा है। हाँ, आप ये देखिए स्टॉक में ऐसे देखोगे, आप देखिए, आप ये तो कल का है 3% का, और अगर आप हफ्ते भर का चार्ट देखिए तो आपको समझ में आएगा। मेरे ख्याल से 380 के आसपास से शायद बढ़ रहा होगा ये, 375-80 से। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छे नंबर प्राइस में है, और जैसे नंबर हैं 370 से बढ़ रहा है, देखिए, तो लगभग 30 रुपए बढ़ चुका है, 10% बढ़ा हुआ स्टॉक है, 8%। तो जैसे नंबर्स हैं और जो भाव है उसके हिसाब से नंबर्स मैच नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा आप है ना वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। लेकिन अब ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो हम सोचे वैसा हो, इन नंबर्स के दम पे थोड़ा चल सकता है। मेरा मानना है 408-410 इस रेंज में मिले, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, रिजल्ट पूरे आपके प्राइस में आ जाएंगे, बस वहां पे छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है, 410 की रेंज है जिससे आपको एक बार बाहर आने के बारे में सोचना है। और जीवन के बारे में नंबर्स मिक्स्ड हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग रणनीति भी आपको मिल रही है। 408 से 410 के बीच में मुनाफा वसूल करके आपको बाहर भी आना है। अब एक और बैंक पे आते हैं, सिंडिकेट बैंक। उम्मीद तो थी कि शायद इस बार सरकारी बैंक नंबर अच्छे लेके आएंगे, लेकिन सिंडिकेट बैंक ने वो तो धो दिया। खराब नंबर, वीक नंबर, इसमें क्या अच्छा है? सब कुछ खराब है, बैंक की परफॉर्मेंस खराब है, एसेट क्वालिटी खराब है, और भाव भी खराब है। इसलिए मैंने आज खाली एक ही शब्द लिखा है, वीक रिजल्ट्स, बस, और कुछ है। अब 44 रुपए में क्या कितना, अच्छा कल गिर भी गया, कल दमदार शॉर्ट्स बने इसमें, तगड़े वाले, इसलिए मेरे लिए प्राइस का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता हूँ कि रिजल्ट खराब है, बस बाकी और कुछ नहीं करना। अब भगवान जाने भाव क्या होगा इसका, 40 होगा या 48 होगा, मेरे लिए कहना मुश्किल है। ये सिंडिकेट बैंक पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का थोड़ा सा मूड बिगाड़ेगा या फिर नहीं, है एक सेपरेट है? ना, ऐसा कुछ अब हम बहुत मैच्योर हो गए, हम फर्क नहीं, ये छोटे छोटे बैंक मिलके वो 100 चूहे मिलके एक शेयर का शिकार कर ले, वैसा होता नहीं है, अब नहीं होता। ठीक है, सिंडिकेट बैंक तो यहाँ पे आपके नंबर्स खराब है, तो पूरी तरह से कमजोर हैं। अब आके हैं उज्जीवन, इस पे आपको 408-410 से बाहर आना है। अदानी पोर्ट्स पे आज वीकनेस मिलेगी, ये 2 से 3% टूट सकता है, आपको इससे बाहर आना है। तो खैर 9:08 पे तो पूरी रणनीति निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब स्टॉक ऑफ द डे की बारी है, जरा वो भी देख लेते हैं। तो अनिल जी, आज आपने किसको चुना? आज मंदी वाला चुना है या फिर तेजी वाला? क्योंकि बाजार तो जस का तस, आपकी लैंग्वेज से भी लग रहा है कि बड़ा मूव शायद मार्केट के अंदर आज नहीं है। आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, अदानी पावर। अदानी पावर? हाँ, और ये शॉर्ट साइड में चुना है। शॉर्ट है अदानी पावर? अदानी पावर मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इसमें 2 चीजें, प्राइस वॉल्यूम एक्शन कहीं ये नहीं कहता कि स्टॉक शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग्स हैं, एफ&ओ बैन में भी है, सब कुछ है, तो शॉर्ट जो करेंगे वो इंट्राडे ही कर सकते हैं।
अच्छा, स्टॉक हम लगातार रिकमेंड भी कर रहे थे और स्टॉक उसके बाद भागा भी। हाँ, ठीक है, अच्छा खासा मेरे ख्याल से 25 से 32 24-25 या 26 रुपए वहां से रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन जो भागा है और जिस तरह के रिजल्ट आए, दोनों मैच नहीं करते। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है, वीक नहीं है, खराब है। ठीक है, और लगातार जो लॉस हो रहे हैं इस कंपनी को, ये बैलेंस शीट ही खराब कर देंगे। ऐसे में वो फिर क्वेश्चन मार्क लगने लगते हैं। तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस, देखिए बाय रिकमेंड किया तो भागा है स्टॉक, बिल्कुल। अब सिर्फ ये बैन में नहीं होता ना, तो मैं कह देता कि ये आज का एक्सीडेंट है। लेकिन बैन में आया भी इस वजह से क्योंकि लॉन्ग्स बहुत है, तो हो सकता है तेजी की पोजीशन आज कम हो। शॉर्ट तो क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब कितना गिरेगा ये देखने वाली बात है कि एक्सीडेंट होता है या फिर बैन में होने की वजह से स्टॉक मैनेज हो जाता है और वापस ऊपर आ जाता है। थोड़ा प्राइस एक्शन देखने वाला होगा, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस साफ तौर पर ये कहता है कि स्टॉक 30 रुपए तो आ ही सकता है। हो सकता है एम्बिशियस टारगेट जो होता है हमारा वाला, बड़े वाले टारगेट, बड़े वाले जो इस वक्त में मैं देखना तो नहीं चाहता, लेकिन वो 28 का हो सकता है, 28 तक का भी हो सकता है। मतलब रिजल्ट उस तरह की खराब है कि 30-28 हो। तो ये स्टॉक, इसमें सिंपल चीज है, ऊपरी स्तरों पर स्टॉक जब भागे तो आपको अपने पोर्टफोलियो से निकाल बाहर फेंकना चाहिए। बिल्कुल, जब नंबर इस तरह के हो तो आपको शेयर से बाहर होना चाहिए। और हमने सीधा की सीधा डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, जब डाटा में दिखा तब शेयर चला भी, अब डाटा में दिख रहा है शेयर नहीं चलेगा, तो आपके सामने वो रणनीति भी। शेयर से कोई प्यार नहीं, बल्कि डाटा से लगाव है। ये बहुत बढ़िया लाइन है, शेयर से कोई प्यार नहीं, डेटा से लगाव है। पूरी टीम में तैयार आपकी मदद करने के लिए। रजत बताएंगे आपको पहले बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे और उसके बाद उनसे पूछेंगे खबरों वाले शेयर भी। और सुमित हमारे साथ है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स लेकर। तो पहले रजत आप कीजिए शुरुआत, कल कौन से अहम नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद? बिल्कुल अनिल जी, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों पे फोकस ज्यादा था, नतीजे वही पेश कर रही थी यहाँ पर बाजार बंद होने के बाद। उसमें पराग मिल्क है पहला स्टॉक जिसमें अच्छे नतीजे आए हैं। अगर आप मुनाफा देखें तो यहाँ पर 10.5 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ की फिगर कंपनी ने रिपोर्ट की है, जबरदस्त जंप है। आय में भी 412 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पेश किया और ऑपरेटिंग लिहाज से जोरदार नतीजे हैं। मार्जिन देखें तो 6.9% से बढ़कर लगभग 11% के मार्जिन इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो आज तो पराग मिल्क और बाकी की डेयरी कंपनियां कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगी। दूसरा स्टॉक जहां पर नतीजे अच्छे नहीं है वो है अवंती फीड्स, जिसमें मुनाफे की फिगर 148 करोड़ से घटकर सीधा 90 करोड़ हो गई और ऑपरेटिंग लिहाज से भी कमजोर नतीजे हैं। 225 करोड़ एबिटा के मुकाबले 132 करोड़ का एबिटा जो है वो अवंती फीड्स ने पोस्ट किया है। मार्जिन 22.5% से है जो घटकर अब 12.5% के आसपास हो गए हैं। तो कमजोर नतीजे हैं अवंती फीड्स के। मैक्स फाइनेंशियल, ये नतीजे ठीक देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 67 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ हुआ है जो कि लगभग 12% बढ़ा है और आय में भी 94 करोड़ से बढ़कर फिगर आई है 129 करोड़ की, जो लगभग 37% सालाना आधार पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो मैक्स फाइनेंशियल पर नजर रखी जा सकती है। एक स्मॉल कैप कंपनी है वीजा स्टील, जहां पर घाटा घटा है, तो इस पर आप फोकस करें। 49 करोड़ से घटकर 28 करोड़ की फिगर कंपनी ने पोस्ट की है घाटे के तौर पर और एबिटा घाटे से मुनाफे में लौटी है वीजा स्टील। 14 करोड़ का एबिटा घाटा था, वो अब मुनाफे में तब्दील हो गया है। 5.5 करोड़ का एबिटा मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो बाजार इसको आज पॉजिटिवली लेगा। प्राज इंडस्ट्रीज, वैसे तो अगर आप सालाना आधार पर प्राज इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो लो बेस का इफेक्ट उठाया, मुनाफा लगभग 40 लाख से बढ़कर सीधा 3.5 करोड़ हो गया और एबिटा भी देखेंगे तो 1 करोड़ से बढ़कर सीधा 4 करोड़ के आसपास हो गया। लेकिन अगर इसको तिमाही दर तिमाही आधार पर देखेंगे तो बहुत जबरदस्त गिरावट है मुनाफे के फ्रंट में। 26 करोड़ से घटकर मुनाफा 3.5 करोड़ आया है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर नतीजे ठीक नहीं है, सालाना आधार पर लो बेस का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और आखिर में है बीपीएल, ये तो वैसे ही बहुत वोलेटाइल रहता है स्टॉक, लेकिन मुनाफे के तौर पर 95 लाख से घटकर मुनाफा 23 लाख हुआ है। तो अच्छे नतीजे नहीं है। आय भी 23 करोड़ से घटकर 21 करोड़ हुई है बीपीएल की। ठीक है, ये कुछ एक नंबर्स हैं जो कि बाजार बंद होने के बाद आए। अच्छे बुरे नतीजे रजत आपको हाथों हाथ बताते चले हैं ताकि आप इसमें थोड़ा सावधानी भी रखें कि किसको करना है शॉर्ट और किससे रहना फिलहाल अभी दूर भी। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बताने के लिए सुमित हमारे साथ है। सुमित, जल्दी से बताइए रिपोर्ट्स क्या कह रही है। देखिए, अदानी पोर्ट्स के ऊपर सबसे पहले रिपोर्ट आई है। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 490 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, 471 रुपए के टारगेट्स के लिए वो भी यहाँ पे राय दे रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की राय दी है, रिवीजन किया टारगेट्स को, 455 का टारगेट दिया जो कि पहले 466 था। तो ज्यादातर ब्रोकर जो हैं वो ओवरवेट रेटिंग रख रहे हैं या फिर खरीदारी की ही राय दे रहे हैं। इसके अलावा अरविंद को लेकर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जिसपे सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, 550 रुपए के टारगेट्स के लिए वो यहाँ पर राय दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और 540 रुपए के टारगेट्स वो भी दे रहे हैं। और यूबीएस भी यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहा है 515 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो मेजरली यहाँ पर भी बाय साइड पे ही ब्रोकर्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स को लेकर ब्रिटानिया के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो है
काफ़ी अलग अलग राय है। यूबीएस की राय है, उनका मानना है कि 7,700 रुपए तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है, 7,235 के टारगेट्स वो यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और जो टारगेट्स है वो भी काफ़ी नीचे के हैं, 4210 के टारगेट्स के लिए वो यहाँ पर राय दे रहे हैं। तो मिला जुला एक रुझान ब्रोकर्स के अंदर देखने को मिल रहा है ब्रिटानिया को लेकर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद रिपोर्ट्स आई हैं। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने टारगेट्स को तो रिवाइज किया, 110 से घटाकर 100 के टारगेट यहाँ पे कर दिए हैं और उन्होंने ये भी बात साफ की कि जो EBITDA है वो अनुमान से कम आता हुआ दिखाई पड़ा है और अपग्रेडेशन जो है उसका एक इम्पैक्ट आने वाले समय में कंपनी को मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए कंपनी के नंबर्स पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा वी मार्ट पे किलारा की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बाय रेटिंग दी है, कवरेज शुरू की है, 3316 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं और उन्होंने एक अच्छी कंपनी बोला है इसे अपैरल स्पेस पे और री रेटिंग इस कंपनी की बोली जा रही है। और साथ ही साथ 2 और रिपोर्ट आई है, ग्रेफाइट इंडिया पे मैक्वेरी की है, उन्होंने लक्ष्य को बढ़ाया है, 1410 किया है, लेकिन आउट परफॉर्म रेटिंग को जो है मेंटेन रखा है। साथ ही साथ अच्छे रियलाइजेशन की उम्मीद भी जताई है ग्रेफाइट इंडिया के। और आखिरी में कार्बोरेंडम के ऊपर एक रिपोर्ट आई है एक्सिस कैपिटल की, उन्होंने खरीदारी की राय दी है, 426 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे मेंटेन किए जा रहे हैं और ये भी कहा कि जो कीमतें थोड़ी और बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, 6 से 8% तक का अपसाइड शेयर में और देखने को मिल सकता है। कुछ एक रिपोर्ट्स, जिस रिपोर्ट्स के बेसिस पर आज शेयर्स में रिएक्शन देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सचेत रहिएगा, हम इन रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस भी जरूर करेंगे, इसलिए पूरा पैनल भी तैयार है। कुणाल सरोगी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में, राकेश बंसल हैं, अविनाश भी हमारे साथ मुंबई से हैं और साथ ही किरण पुणे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आपको नो डाउट इंतजार होगा ट्रेडिंग कॉल्स का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। रजत से जल्दी से आज खबरों वाले शेयर समझ लेते हैं, फिर फटाफट से सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आप भी नोट कीजिएगा, हम भी नोट करेंगे और आज फिर जानेंगे उसमें कैसे सौदे बनाने हैं। रजत जल्दी से बता दीजिए आज के खबरों वाले शेयर्स। बिल्कुल, पहले तो एम्फेसिस ही है जिसके नतीजे जारी होंगे, लेकिन आज खबर बायबैक को लेकर भी आ सकती है, तो एम्फेसिस पे जरूर नजर रखें। वैसे नतीजे बता दूं, आय में हम 5.5% का इजाफा, मुनाफे में 8.5% यानी कि 258 करोड़ का मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इस बार एम्फेसिस पोस्ट करेगी। बायबैक को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है। ड्रेजिंग कॉर्प 3 बड़े भारतीय पोर्ट इसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। पीटीआई के हवाले से खबर है कि विशाखापट्टनम पारादीप पोर्ट यहां पर जो है वो हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट भी यहां पर हिस्सेदारी खरीदने का इच्छुक है। तो एक तो आज ड्रेजिंग कॉर्प पे नजर रखें और साथ ही तमाम सरकारी कंपनियों के शेयर्स जो होंगे वो हो सकता है कि आज के सत्र में एक्टिव होते हुए नजर आए। जैन इरिगेशन पे एक बड़ी खबर है, ये एक आईपीओ लेकर आ रहे हैं जैन फार्म का, जो कि इनकी फूड इकाई है उसका आईपीओ लेकर आ रहे हैं और ये आईपीओ की जो वैल्यूएशन आकी जा रही है वो 6,800 करोड़ है। पी फर्म को एग्जिट मिलेगा, 15% जो स्टेक है वो पी फर्म यहां पर लेती है, उसको एग्जिट मिलेगा और वो जो एग्जिट कर रही है वो भी लगभग 2.5 गुना वैल्यूएशन पे एग्जिट कर रही है। तो वैल्यूएशन 6,800 करोड़ इस आईपीओ की आंकी जा रही है। हिंडाल्को एलआरएस को खरीदने का जिसने ऐलान किया था उस पर आज खबर यह है कि एलआरएस $US का घाटा हुआ है, लेकिन एबिटा लिहाज से देखें तो 6.6 करोड़ से बढ़कर सीधा $8.5 करोड़ का एबिटा एलआरएस ने पोस्ट किया है और मजबूत मांग के चलते एबिटा बहुत स्ट्रांग आया है इस कंपनी का। और Q2 गाइडेंस भी इन्होंने यहाँ पर जो गाइडेंस है फॉरवर्ड गाइडेंस उसको भी यहाँ पर मजबूत दी है। क्वालिटी Q1 के तिमाही नतीजों में देरी होगी ये कहना है और ERP से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उसके चलते यहाँ पर हो सकता है अब ये जो रिजल्ट्स हैं वो डिले होते हुए नजर आए। और एक बड़ी खबर फिर से आ गई, वो है ASM लिस्ट में फिर से बदलाव हुआ है। पिछली बार देखा था जो ASM से जुड़ी तमाम कंपनियां थी जैसे इस सूची से बाहर निकली तगड़े रिटर्न्स दे रही थी। आज बारी है प्रकाश इंडस्ट्रीज की जो ASM सूची से बाहर हो गया है, लेकिन जो शामिल हुआ है उसमें सरप्राइज नाम है VIP इंडस्ट्रीज का, ये ASM सूची में शामिल हो गया है। अदानी ग्रीन, मोरपेन और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ये ASM सूची में शामिल होने वाले शेयर्स हैं। ठीक है, ये हो गए खबरों वाले शेयर। हालांकि क्वालिटी तो लगातार ही खराब है और ये समय 15 रुपए का हो। बायबैक करें तो रिजल्ट देने में तकलीफ होती है। रिजल्ट देने में तकलीफ होती है। ये मजाक है एकदम, ये मजाक है, सही बात है। ये एक और ऐसा कैंडिडेट जा रहे बायबैक कर लेंगे और बायबैक कर लेंगे, सही बात है। और का नाम है क्वालिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही मिसिंग है और वही मिसिंग है। खैर हमारी लिस्ट में बिल्कुल मिसिंग नहीं है, वो है आज की ट्रेडिंग कॉल, इसलिए चारों मेहमान हैं। आज पहले पुणे से शुरुआत करते हैं और सीधा चलेंगे किरण जी के पास और उनसे जानते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल कौन सी है। किरण जी शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत अपनी ट्रेडिंग कॉल से कीजिए, मोस्ट अवेटेड। थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और अनिल जी। जो मेरा पहला कॉल है वो बलरामपुर चीनी, कल भी BTTST में मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया था, अच्छा चला, पर मेरा मानना है कि इधर से और भी चलने की उम्मीद है। डेरिवेटिव डेटा खूब बहुत अच्छा स्ट्रांग है और उसके बाद अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो करीबन बहुत बड़े वक्त के बाद इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक करीबन 80 से 82 तक टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशंस में और इसके लिए स्टॉप लॉस 74 का रहेगा।
दूसरा रहेगा एक्साइड में भी एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सेकंड हाफ में हमने एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो इसके चलते मुझे 274 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट्स के लिए 288 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, 2 शेयर हो गए, एक तो बलरामपुर चीनी मिठास वाला और इसमें 82 रुपए का टारगेट, 74 का स्टॉप लॉस, और एक एक्साइड है 288 का टारगेट इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट से अविनाशी से भी ले लें उनकी ट्रेडिंग कॉल। अविनाशी, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज के? नहीं, इनफैक्ट डिम्पी हमको पराग मिल्क फूड्स काफ़ी पसंद है। हमने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको पहले रेकमेंड किया था। हमको लग रहा है कि अभी भी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर FY19 की अगर हम बात करें तो आने वाला साल काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ये वो कंपनी है जहाँ पे ब्रांडेड सेल्स काफ़ी सिग्निफिकेंट है इंस्टीट्यूशनल सेल्स के मुकाबले में, और यहाँ से भी एक अच्छी बढ़त आने वाले 3 से 6 महीने में मिल सकती है। हमारा नियर टर्म का टारगेट करीबन 355-360 है। और दूसरा स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। आज M&M के नंबर्स है, हमको लग रहा है कि पहले तिमाही का नंबर काफ़ी जोरदार रहेगा। कंपनी ने अपना नया यूटिलिटी व्हीकल मैराजोनो भी लॉन्च किया है। उम्मीद है कि कंपनी इसकी प्राइसिंग के बारे में भी कुछ बात करेगी। और ओवरऑल ट्रैक्टर मार्केट में हमको लग रहा है कि जो मार्केट का कंपनी का मार्केट शेयर है प्लस जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो आने वाले साल में भी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे अगेन एक इन्वेस्टमेंट पिक है, करीबन 1050 का टारगेट हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगता है हासिल हो सकता है। बिल्कुल, M&M के अंदर आज खरीदारी है। नंबर्स का अनुमान भी हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। इसमें 51% मुनाफा बढ़कर आ सकता है M&M का। कल भी शेयर 1 से 1.25% तेज था और आज ट्रेडिंग कॉल्स में भी कन्वर्ट हुआ है। डे हाई पे बंद हुआ है कल, डे हाई पे। तो चलिए, ये है आपके लिए 2 बेहतरीन पिक्स। और अब आइए शामिल करते हैं हमारे स्टूडियो वाले मेहमान को। और कुणाल जी और बंसल जी दोनों हमारे साथ हैं और दोनों ने आज बेहतरीन लाइट कलर के सूट पहने। तो क्या मौसम के मिजाज को देखते हुए बाजार हल्का रहने वाला है सर? नहीं, बाजार की तो हल्के की उम्मीद नहीं है। मजबूत है बाजार तो? अनिल जी मजबूत, बढ़िया है। तो बाजार मजबूत होने की उम्मीद है, तो पिक्स भी आपकी तेजी वाली होंगी बंसल जी सारी? बिल्कुल अनिल जी। 4 है? नहीं अनिल जी, 2 ही पिक्स हैं। 2 कम कर दिए आज आपने। ठीक नहीं अनिल जी, काम तो पूरा करा है बट निकली 2 ही है। ढूंढना नहीं अनिल जी। पिक एक और मेरे पास है, उसको मैंने दिया नहीं। उसमें नतीजे हैं आज महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो कौन कौन से दे रहे हैं ये बताइए अनिल जी। पहला तो रिलायंस कैपिटल है, ओके, जिसको कल जाते जाते भी दिया था। 420 का एक स्टॉप लॉस, 442 का एक टारगेट। काफी समय बाद अनिल जी स्टॉक ने एक नेकलाइन तोड़ी है, 430 की एक नेकलाइन तोड़ी है और मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलना चाहिए। और दूसरा PSU बैंकिंग स्पेस से इंडियन बैंक काफी अच्छा लग रहा है। इसने भी कल एक ब्रेकआउट दिया है। ट्रेडिंग के नजरिए से 363 का स्टॉप लॉस, 398 के टारगेट के लिए इंडियन बैंक को बाय करें। इंडियन बैंक भी आप बाय करने के लिए कह रहे हैं, 398 का टारगेट है। ठीक है, अगर बैंकिंग आपकी लिस्ट से मिस हो रहा था तो एक बैंक का आपके जुड़ गया है इंडियन बैंक। बंसल जी की आज की राय 398 का टारगेट, 363 का एक स्टॉप लॉस है। कुणाल जी, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स? 3 कॉल्स डिम्पी, जिनमें तीनों में खरीदारी की राय है। जिसमें सबसे पहले UPL, जिसकी बात हमने कल भी की थी और मुझे लगता है कि UPL में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। कल बहुत अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ है। डेरिवेटिव का डेटा मैंने कल देखा शाम को और मुझे लगता है कि बहुत ऊपर के लेवल्स UPL में आते हुए दिख सकते हैं। 667 के टारगेट से बाय करें, 640 पर यहां रखना होगा स्टॉप लॉस। दूसरी खरीद की राय है यूनियन बैंक में। सारे सरकारी बैंकों में हमें एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक थोड़ा लेट मूवर है लेकिन ब्रेकआउट आया कल इसमें और मुझे लगता है कि 94 तक चला जाएगा। 89 पर स्टॉप लॉस रखकर इसको भी लेना चाहिए। और अंतिम खरीद की राय होगी जुबिलेंट फूडवर्क्स में, जिसने अपने लाइफ टाइम हाई लेवल को निकाला है और मुझे लगता है कि यहां पर 1540 तक का एक मूव बनेगा। 1465 पर स्टॉप लॉस रखकर इसको भी बाय करने की राय। ठीक है, जुबिलेंट आज आ गया 1540 का टारगेट। हम तो वेट ही कर रहे थे, अभी तक आपने जुबिलेंट बोला क्यों नहीं? क्योंकि कल जिस तरह के दम लगा के कॉन्फिडेंस के साथ आप बता रहे थे जुबिलेंट को, करेक्ट, आज भी वो आ गया है लिस्ट में। 1540 का टारगेट है। तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला। आइए अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आज नतीजों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। सबसे पहले अविनाश अदानी पोर्ट, CLSA की रिपोर्ट 490 की है। उम्मीद के मुताबिक नतीजे हैं बहुत अच्छे। ये थोड़ा सा हल्का कमजोरी कहे जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। बताइए क्या होगा आज और क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आज के सेशन?
नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी अडानी पोर्ट्स के नंबर्स उम्मीद से थोड़े से खराब आ गए हैं। हमारा अनुमान था कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट करीबन 800-825 करोड़ आएगा, लेकिन प्रॉफिट करीबन 690 करोड़ आया, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत कमजोरी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में जो भी लेवल आज मिलता है, मेरे ख्याल से कमजोरी पे एक बार तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक डेफिनेटली वीक खुलेगा। बट थोड़ा सा अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन है तो इंफ्रा स्पेस में ये काफी वेल मैनेज्ड प्लेयर है। यहाँ पे टॉप लाइन इस क्वार्टर में कमजोर जरूर हुआ है, पर आगे आने वाले क्वार्टर में होपफुली मैनेजमेंट का मानना है कि टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहां से निकलने की राय रहेगी। ठीक है, अगर इससे निकलना है एमएनएम में अगर आप ध्यान रख सकते हैं, ये आज की कॉल भी है। अदानी पावर तो आज हमारा स्टॉक ऑफ द डे है, इसमें तो बिल्कुल शॉर्ट करके चलना है। लेकिन एक और नंबर है, वो है मैक्स फाइनेंशियल। किरण जी जरा इसके भी आप चार्ट देखिए, ये नंबर तो ठीक है इसके मैक्स फाइनेंशियल के, ये थोड़ा स्लो मूवर है। आज पहले ही झटके में अच्छी बढ़त देगा या फिर नहीं देगा अभी? नहीं, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बहुत करीब है। पिछला स्विंग टॉप जो था करीबन 526-27 के लेवल्स है। इसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो मेरा मानना है कि लॉन्ग करके चलना चाहिए, पर इसके नीचे अगर रहता है तो मेरा मानना है कि वापस एक बार करेक्टिव ट्रेंड चालू हो सकता है। तो और अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशंस है तो एक 515 का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है, उसके नीचे अगर चलता है तो आपके लॉन्ग पोजीशंस काट लेने चाहिए। पर जैसे मैंने कहा कि जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर अगर चलता है तो फिर मेरे टारगेट्स करीबन 555 के देखने को मिल जाने चाहिए। ओके। अविनाश जी, एक खबर जो आ रही है वो ये कि टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत देने की सरकार की तैयारी है। करीबन 300 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें 5 से 10% जो अभी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसे बढ़ाकर 20% कर दी जाएगी। खबरें काफी दिनों से चल रही है, लेकिन आज थोड़ा हल्ला गुल्ला ज्यादा है। और हल्ला गुल्ला ये हो रहा है कि शायद आप देखें कि आजकल में ये खबर आ जाए, अनाउंसमेंट हो जाए। तो अनाउंसमेंट होगा तो फिर क्या उससे पहले स्टॉक खरीदें, या जब अनाउंसमेंट हो जाए तो सेल ऑन न्यूज होगा, क्या करना चाहिए और किन स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर को डेफिनेटली गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती है, और इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर बदल के डेफिनेटली इंडियन कंपनीज को फायदा होगा। इसमें से हमको लग रहा है कि जो ब्रांडेड प्लेयर्स है और जो लार्ज ज्योग्राफिकली स्प्रेड आउट प्लेयर्स है, जैसे कि सेंचुरी है, अरविंद है, हमको लग रहा है कि इवन सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर पोजीशंस लेनी है तो अरविंद और मैं समझता हूँ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो काफी पिटा हुआ स्टॉक है, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी आएगी अनिल जी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना इंपैक्ट इन कंपनीज के अर्निंग्स पे होगा। बट ओवरऑल अरविंद के नंबर्स जो आए हैं वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में होपफुली मार्केट्स इनके ब्रांडेड बिजनेस को क्लोजली वॉच करेगी, जो अभी डीमर्जर मार्केट वेट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आज वापस से टेक्सटाइल कंपनीज में थोड़ा बहुत मोमेंटम जरूर रहे, लेकिन खबर तो है आज हो सकता है दिन भर में इसमें मूव भी आ रहे हैं। सिलेक्टिव शेयर्स पे ध्यान रखिएगा जिसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। हालांकि अरविंद कल अपनी डीमर्जर वाली खबर के साथ भी आया है, तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सिप्ला, इसने अभी एक खबर ये भी आई है कि एक दवा की मंजूरी मिली है। उससे पहले भी कल शाम की भी एक खबर है कि इसको एक दवा की मंजूरी है। कुल मिला के 2 दवा की मंजूरी है, दोनों ऑलमोस्ट पेन किलर ही हैं। तो सिप्ला पे आज पेन कम दिखेगा, रिलीफ ज्यादा दिखेगा। कुणाल जी, आज सिप्ला चलेगा? देखिए, संभावना पूरी है डिम्पी। स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, काफी वक्त का एक कंसोलिडेशन है। आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से सिप्ला इसी रीजन में ट्रेड कर रहा है। एक रेजिस्टेंस है 640 के आसपास, ये लेवल्स ब्रीच हो गए तो सिप्ला फिर एक नई टेरिटरी में चला जाएगा, और मुझे लगता है कि दोबारा से 720-730 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 640 के ऊपर अगर मुझे लगता है सिप्ला टिका रहता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। पहला टारगेट 665 का होगा और उसके ऊपर फिर 700 तक के टारगेट बनेंगे। एक और स्टॉक है उज्जीवन, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे ठीक है, मतलब बहुत खराब भी नहीं तो बहुत अच्छे भी नहीं, मिले जुले से नतीजे दिख रहे हैं। अब कल खरीदारी की राय किसकी? बंसल जी आपकी थी। तो जिन लोगों ने आपकी राय पे खरीदा हुआ है उनके लिए जरा दोनों तरफ के लेवल दे दीजिए। तेजी के लिए स्टॉप लॉस का क्या लेवल है और टारगेट क्या है? देखिए अनिल जी, नीचे में ऊपर में 398 के अराउंड इसको रिकमेंड किया था, और स्टॉप लॉस है 392.50। अगर इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एकदम से एग्जिट करना चाहिए, और गैप डाउन ओपनिंग होती है 390 के नीचे तो भी एग्जिट करना चाहिए। बट चांसेस मुझे गैप डाउन ओपनिंग के लगते नहीं है। जिस तरीके का ब्रेकआउट है, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा ने भी नतीजों पे निराश किया था, बट रैली देखने को मिली थी। यहां मुझे लगता है ऊपर में 408, 409 का जो मैंने टारगेट दिया हुआ है, 408, 409 के अगर अराउंड के भाव मिलते हैं
तो मुनाफे को बांध लेना चाहिए। आपको मेरा लेवल मिल कैसे रहा है? अनिल जी, मेरा तो लेवल 405 का था, उसको बढ़ा के बाहर से शो देखा था क्या? अनिल जी, शो तो मैंने देखा था, बट मैंने जो मेरा लेवल था ना 405 का था। अच्छा। 405 का तो 409 आपने कल खींच के कराया था। तो चलिए, मैंने भी 408 410 का लेवल दिया है ताकि बंसल जी के टारगेट पे। वो अनिल जी जोक सपाट, वो एक रेजिस्टेंस भी है। ठीक बात है। तो 408 410 तक जा सकता है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ये है राय उज्जीवन पर। आइए, उज्जीवन के बाद आज एक और स्टॉक पर बात करें, वो है पीएनबी। नतीजे अपने पेश करेगा। इस बार प्रोविजनिंग कम होगी, सबको पता है, क्योंकि नीरव मोदी वाले जो मामले की थी उसकी प्रोविजनिंग पिछली बार हो चुकी है। बिल्कुल। तो अविनाश, उस लिहाज से रिजल्ट अच्छे समझे जाएंगे या पहले से हमें पता ही है ये तो होने वाला है, तो करना क्या है? रिजल्ट के पहले पीएनबी खरीदे, बेचे या कुछ न करें? नहीं, मेरे ख्याल से अनिल जी रिजल्ट के पहले खरीदने की राय नहीं रहेगी। हालांकि अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये पीएनबी मेटलाइफ की इन्वेस्टमेंट इनकी जो है वहाँ पे डाइवर्समेंट करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल एसेट क्वालिटी और जो एनआई इनकम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। हमको लग रहा है इस क्वार्टर में भी काफ़ी बड़ा लॉस पीएनबी दिखा सकती है। मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी स्पेशली एसेट क्वालिटी के ऊपर और लोन रिकवरी के ऊपर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि नतीजे के बाद और स्टॉक थोड़ा कमजोर हो, और एटलीस्ट फंडामेंटली हमको लग रहा है कि शायद 1600-1700 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में आए। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक से एटलीस्ट रिजल्ट के पहले दूर रहे, रिजल्ट के बाद क्लैरिटी आने के बाद एक पोजीशन ली जा सकती है। किरण जी, जरा आपने एक सन फार्मा को चेक कीजिए। इन्होंने अमेरिका में ना एक दवा को लॉन्च किया है, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक को लेकर दवा है जो इन्होंने लॉन्च की है। ये सन फार्मा, क्योंकि आज अगर मार्केट थोड़ा एक रेंज में रहता है, इंडेक्स मिड कैप में ज्यादा एक्शन होगा, तो फार्मा में थोड़ा प्ले मिल सकता है। सन फार्मा लीडरशिप लेगा क्या? लेना ही चाहिए डिप्पी जी। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है और जो कंसोलिडेशन हमने देखा था, उसका ब्रेकआउट करीबन 570 के करीब आया था 3-4 दिन पहले। उसके बाद ये स्टॉक 592 तक गया और उसके बाद कल एक छोटा सा करेक्शन आया। तो मेरा मानना है कि इधर से वापस एक बार अपमूव देखने को मिलेगी, पर सबसे बड़ी अपमूव 600 रुपए के ऊपर ही आएगी। 600 रुपए वो करीबन जनवरी 2018 का टॉप है और स्विंग टॉप है, और ये अगर निकल जाए तो फिर ये स्टॉक बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक बड़े पैमाने पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाएगा, और उसके बाद मिनिमम टारगेट अगर एक साल का वक्त देते हैं तो 780-800 के लेवल्स की बात करना चालू कर देंगे। और वैसे भी निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न कर दिया है, तो मेरा मानना है कि फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए अभी। कल उम्मीद था कि शायद हो सकता है अवंती फीड्स भी अच्छे नंबर्स लेके आए, लेकिन वहां पे थोड़ी निराशा तो देखने को मिल रही है। मुनाफा घट गया, 90 करोड़ हो गया। इसके अलावा इसका मार्जिन 22.5 से घटकर सीधे 12.5 आ गए हैं। तो कुणाल जी, ये आज कमजोरी दिखाएगा पूरी तरह से? देखिए डिम्पी, जो स्ट्रक्चर है वो उतना खराब नहीं है। काउंटर काफी गिर चुका है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और इतना गिर जाने के बाद इसमें एक बेस बना है, तो हो सकता है कि आज थोड़ा नीचे खुल जाए। लेकिन मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 512 के आसपास, और मुझे लगता है कि 512 से नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम दिखती है। और अगर ये 512 के नीचे नहीं जाता है और उन लेवल्स को होल्ड कर पाता है, तो मुझे लगता है कि 600 तक का भी मूव आने वाले कुछ दिनों में अवंती फीड में बनना चाहिए। तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास पोजीशन है बने रहें। मुझे लगता है कि 600 तक के टारगेट आपको 15 दिन में आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि हिंडाल्को को लेकर भी खबर है, हिंडाल्को सीधा नहीं बल्कि जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की है उससे लेकर है अलेरिस। आपको ध्यान है अनिल जी, जब ये कंपनी एक्विजिशन हो रही थी तब बड़े संदेह लगाए जा रहे थे कि पता नहीं इस कंपनी को एक्विजिशन के बाद ये संदेह था कि, लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने क्लियर किया, शेयर्स का रिएक्शन भी काफी हद तक पॉजिटिव आया। अब जिस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं उसी ने कहा है कि हमारी गाइडेंस अच्छी दी और ये काम आएगी, ये काम भी आएगी। एक्चुअली में आज मेटल सेक्टर थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग का देने वाला था सेक्टर ऑफ द डे सेक्टर के लिहाज से, लेकिन चूंकि हिंडाल्को का ये जो गाइडेंस आया वो काम का, लेकिन प्रॉब्लम यही कि 2% कल बढ़ चुका है हिंडाल्को और आज गैप से खुलेगा। तो आई डोंट नो 218-220 के आसपास जाके ये रुकता है तो ज्यादा बेहतर लेवल मेरे ख्याल से कुणाल जी बता सकते हैं। क्या 220 के पार निकले फिर लेना चाहिए? क्या कुणाल जी क्या लिखता है? देखिए मुझे लगता है अनिल जी कल ही ब्रेकआउट आ गया, 215 का रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर कल बंदी आई, तो मुझे लगता है कि नेट चार्ट काफी अच्छा है और बहुत संभावना है कि आपको 230 तक की एक रैली दिख जाए। तो 230 मुझे लगता है कि टारगेट होना चाहिए नियर टर्म के लिए, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, 214 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, स्तरों पर बाई कराए।
ठीक है, इस पे भी एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ये एक छोटी कंपनी है। राकेश जी जरा देखेंगे पराग इंडस्ट्रीज, इसके भी नतीजे आए हैं। 3.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन तो ठीक है, थोड़ा सुधार तो हुआ है, 0.5% से 2% हुए हैं। देखिए डिम्पी, स्टॉक ने भी कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखाया है और 81 रुपीज के ऊपर निकल के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और अब मूव के अंदर स्टॉक 87, 88 तक जा सकता है। बट डिम्पी, स्टॉक में एक खास बात रही है, जब इस स्टॉक के अंदर कोई ब्रेकआउट आता है, चलता है, तो थोड़े समय बाद इसकी रैली होल्ड कर जाती है। किसी ने ले रखा है तो मेरा ऐसा मानना है 87, 88 के लेवल्स के लिए होल्ड करे। नई खरीदारी के लिए दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, वो जो विकल्प है आप हमको बताते रहिएगा। खैर 2 शेयर ऑलरेडी आपने दिए हैं, एक तो इंडियन बैंक और दूसरा रिलायंस कैपिटल। एक और शेयर है वो है प्रकाश इंडस्ट्रीज, आज एएसएम की लिस्ट से बाहर जा रहा है। एक बार किरण जी आप इस शेयर को जरा देखिए, इस शेयर में अगर दम है, चार्ट्स में कुछ दिख रहा है, खबर तो देखिए पॉजिटिव ही है एएसएम की लिस्ट से बाहर होना, तो ये अगर मौका देगा तो ही इसको हम सौदा ट्रेड बनाएंगे, नहीं तो नहीं। ये चार्ट दिख कैसे रहा आपको? चार्ट ठीक ठाक है और अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेता है तो मैं कहूंगा कि पिरामिड 148 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने चाहिए। फर्स्ट टारगेट्स 180 के करीब देखने को मिल जाने चाहिए। ये 3-4 दिन के ट्रेड के लिहाज से मैं सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक बार इसमें मजबूती दिख सकती है, तो शुरुआत में अगर ये ज्यादा बड़े गैप के साथ ना खुले तो एक बार इस पे ध्यान रखा जा सकता है। इसमें एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाएगा। एक और शेयर है फार्मा के अंदर ही, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। इसने भी एक करार किया है एक दवा के लिए और एक ग्रेटर चीन में सप्लाई करेंगे इस दवा को। एक बार कुणाल जी इसके भी चार्ट देखिए, ये ठीक लग रहा है। आज फार्मा के शेयर ज्यादा पूछ रहा हूँ क्योंकि मूव शायद फार्मा के अंदर दिख जाए आपको। देखिए यहाँ पर एक बेस बना है, डिप्पी काफी वक्त से काउंटर अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसने फार्मा कंपनीज को भी अंडर परफॉर्म किया है और उसके बाद मुझे लगता है कि एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 600 के आसपास काफी मजबूत सपोर्ट है। एक बार ये 605 के ऊपर ट्रेड होने लगेगा तो मुझे लगता है 650 तक की जगह खुल जाएगी। 650 बड़ी रेजिस्टेंस है, वो पार हुआ तो फिर इसमें वापस से 750 तक के लेवल्स आएंगे। तो मुझे लगता है इन स्तरों पर खरीदने में हर्ज नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। स्टॉप लॉस 590 पर रखें, पहला टारगेट 650 का होगा। मदरसन सुमी ये आज नतीजे पेश करेगा। नतीजे से पहले किरण जी बताइए, इसे खरीदना है क्या? कल मजबूती के साथ बंद हुआ ये। बहुत ही स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके से एक मूव हमने देखी थी करीबन 280 से 325 और उसके बाद फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है 2 ही दिनों में, तो मेरा मानना है कि शॉर्ट स्ट्रैप होते नजर आ जाएंगे और पहले टारगेट्स आज के लिए 325, 327 के रखने चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 306 का और ये एक बार 325 निकल जाए तो फिर मैं बात करूंगा 355 की। तो काफी अच्छे अपसाइड आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। वैसे भी 2 व्हीलर के जो एंसिलरी कंपनीज है उनसे बहुत अच्छी चार्ट पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं और कल प्रैक्टिकली सभी में एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। तो मदरसन सुमी लीडर होते हुए मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आएगा। आज फ्यूचर ग्रुप की 2 बड़ी कंपनीज के नतीजे हैं, एक तो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। इन दोनों के 8 नंबर हैं। अविनाश, ये फ्यूचर ग्रुप की दोनों कंपनीज पे कोई राय है आपकी? नंबर्स में कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको दिखेगा? दोनों ही कल ठीक ठाक बंद हुई हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों ही कंपनीज के नतीजे डिम्पी काफ़ी अच्छे आएंगे, फ्यूचर लाइफस्टाइल एज वेल एज फ्यूचर सप्लाई लॉजिस्टिक्स। हमको लग रहा है कि फ्यूचर लाइफस्टाइल में डेफिनेटली आपको टॉप लाइन का ट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत दिखेगा, मार्जिन्स में भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। काफ़ी बाकी जो रिटेल प्लेयर्स हैं जैसे वी मार्ट, डी मार्ट का नंबर्स हमने देखे हैं काफ़ी अच्छे आ गए और अनुमान है कि यहाँ पे भी टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, मार्जिन्स में भी इजाफा पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर नतीजे के हिसाब से खरीदना है तो मुझे एक फ्यूचर लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद है। फ्यूचर सप्लाई लॉजिस्टिक एक नई कंपनी है, ज़्यादा क्वार्टरली नंबर का रिकॉर्ड नहीं है, बट हालांकि ये लॉजिस्टिक स्पेस में है तो ऑब्वियसली इनके लिए रिटेल स्पेस में बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा है। तो ओवरऑल दोनों स्टॉक्स पे पॉजिटिव रवैया है। ओके, चलिए, तो ये है राय आपके लिए फ्यूचर लाइफ।